हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई थिंक बढ़िया होगे और सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। ठीक है, बात करें हम अपने लेक्चर्स की तो लास्ट टाइम हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था सर्कल की पूरी थियरी, और उसके लास्ट टाइम में हमने क्या डिस्कस किया था, स्ट्रेट लाइन। तो अभी उसकी प्रॉब्लम्स की बात नहीं किया हूँ ना, मैं स्ट्रेट लाइन की प्रॉब्लम पे बात किया हूँ ना सर्कल की प्रॉब्लम पे बात किया हूँ। तो अभी मैं कोनिक सेक्शन का भी क्या करूंगा, थियरी कंप्लीट कर देता हूँ जेईई मेंस की पूरी। तो मैं बात करता हूँ तीनों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पूरे जो है जेईई मेंस के जो प्रॉब्लम आ चुके हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं सिर्फ प्रॉब्लम कवर करूंगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पूरा प्रॉब्लम जितना होगा। ठीक है, तो अभी किसी बात के हम अपना स्टार्ट करते हैं। जो अभी लेक्चर जो स्टार्ट करने चल रहे हैं कोनिक सेक्शन, उसको देखते हैं, फिर बीच बीच में हमारी आपकी बातें होती रहेंगी। ठीक है, देखते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कोनिक सेक्शन। बात समझ में आई? आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा कोनिक सेक्शन। ठीक है, देखो कोनिक सेक्शंस पे हमको तीन चीजें पढ़नी है। पहली बात तो ध्यान देना, हमें तीन चीजें पढ़नी है। पहला जो हम पढ़ेंगे वो पैराबोला पढ़ेंगे, बात समझ में आई? दूसरी जो बात हम करेंगे वो एलिप्स पे करेंगे, और तीसरी जो बात करेंगे हम हाइपरबोला। इतनी बात क्लियर हुई? कोनिक सेक्शन में हम तीन चीजें पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हुई तो अब हम चलते हैं थोड़ी कोनिक सेक्शन के डिफिनीशन। कोनिक सेक्शन एक्चुअली होता क्या है? ठीक है, मैंने सर्कल की बात की तो सर्कल में क्या देखा कि मैंने कोई फिक्स पॉइंट ले लिया, उससे कांस्टेंट डिस्टेंस ले ली और उस डिस्टेंस को घुमाते हुए चला गया। तो घुमाते हुए चला गया, जब उसी पर मिलाया तो एक हमें आकृति फॉर्म हुई, डायग्राम फॉर्म हुआ, जिसे हमने सर्कल कहा। ठीक है, फिक्स पॉइंट। यहां पर जो हम फिक्स पॉइंट लेते हैं, वहां यहां पर भी हम फिक्स पॉइंट लेते हैं, फिक्स पॉइंट्स। और वहां पे क्या किया था हमने, फिक्स डिस्टेंस लिया था फिक्स पॉइंट से। यहां फिक्स लाइन और फिक्स पॉइंट होता है। ठीक है, जिसे हम फिक्स पॉइंट को फोकस बोलते हैं, फिक्स लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। वहां पर क्या होता है कि उस फिक्स पॉइंट से एक कांस्टेंट तक की डिस्टेंस और उस डायरेक्ट्रिक्स से मतलब फिक्स लाइन से उसकी डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, वही हमारा कोनिक सेक्शन कहलाता है। इसकी डेफिनेशन ये हुई। बात समझ में आई थी? अभी मैं पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला दिखाऊंगा तब बात करूंगा। क्लियर? अगर डेफिनेशन क्लियर हुई तो मैं आपको और बताता हूं। कोनिक सेक्शन जो होता है, जनरली पूरा कोनिक सेक्शन हमारा डिपेंडेंट होता है इसेंट्रिसिटी पर, जो क्या होते हैं वही फिक्स लाइन और फिक्स पॉइंट के उस जो अलग पॉइंट है हमारा, उस पॉइंट तक के डिस्टेंस का रेशियो जो होता है वही हमारा क्या कहलाता है, इसेंट्रिसिटी कहलाता है। इसेंट्रिसिटी की बात करूं तो मैं अगर इसेंट्रिसिटी की बात करूं तो इसेंट्रिसिटी को हम ई से डिनोट करते हैं। जो हमारी इसेंट्रिसिटी होती है उसे हम ई से डिनोट करते हैं, और पूरा खेला कोनिक सेक्शन का किस पे डिपेंडेंट है, इसेंट्रिसिटी। मैं अगर कोनिक सेक्शन में इसकी बात करूं इसेंट्रिसिटी क्या कैसे होगी, तो मैं अगर पैराबोला की बात करूं तो पैराबोला की जो इसेंट्रिसिटी होती है वो 1 होती है। बात समझ में? मतलब फिक्स पॉइंट से किसी भी पॉइंट पर जो हम ले रहे हैं उस पॉइंट तक की डिस्टेंस और फिक्स लाइन से डायरेक्ट्रिक्स से उस पर उसका डिस्टेंस का जो रेशियो है वो दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। और इलिप्स की जो बात करूं तो इलिप्स का जो होता है, जो इसेंट्रिसिटी होती है वो 0 to 1 के अंदर बिलोंग करती है। और हाइपरबोला की बात करूं, जब मैं हाइपरबोला में क्या होती है, इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात क्लियर हुई? अगर इतनी बात क्लियर हुई तब हम कोनिक सेक्शन के जनरल फॉर्म पर चलते हैं। पहले हम कोनिक सेक्शन को बताएंगे, तो मैंने आपको जनरली बता दिया इसेंट्रिसिटी की। ठीक है, मैं बताता हूं कोनिक सेक्शन में क्या क्या हमें मिलेगा, फिक्स लाइन मिलेगा, फिक्स पॉइंट मिलेगा, जो मिलेगा, लेटेस्ट रेक्टम मिलेगा, अलग अलग चीजें, जितनी भी चीजें मिलेंगी मैं पहले आपको डिस्क्राइब करता हूं, उसको इंट्रोड्यूस करता हूं। उसके बाद में इसकी थियरी, इसके जो है, जैसे मैं अभी पैराबोला की इक्वेशन की बात करूंगा, इलिप्स के इक्वेशन की बात करूंगा, हाइपरबोला के इक्वेशन की बात करूंगा। उसके बाद में इनके टेंजेंसी की बात करूंगा, जैसे सर्कल पे किया था। ठीक है, सर्कल भी से रिलेटेड होता है कोनिक सेक्शन से, उसकी इसेंट्रिसिटी हम 0 मानते हैं। बात समझ में आई? ठीक है,
तो सर्कल भी किससे रिलेटेड होता है? कोनिक सेक्शन से। क्लियर ना हुई बात? तो उसको भी अभी दिखाऊंगा, उसका भी जो हमारा इक्वेशन कोनिक सेक्शन का जनरल इक्वेशन मिलता है उसी से आता है सर्कल भी। बात समझ रहे हो? तो और ऐसे टेंजेंसी की बात करूंगा इनकी, यही हमारे सिलेबस में है और यही हम देखेंगे। बात इतनी क्लियर हुई? तो अभी चलते हैं, इसके जितने भी पॉइंट हैं उनको हम पहले कवर करते हैं कोनिक सेक्शन में, फिर हम आते हैं पैराबोला पर, फिर इलिप्स, फिर हाइपरबोला। क्लियर? आगे चलते हैं। तो इसके जनरल पार्ट की जनरल जो बातें हैं वो कोनिक सेक्शन की बातें हैं। मैंने कहा कि ये मेरा कोई एक्स और वाई प्लेन है, मैंने कहा मैं एक फिक्स पॉइंट लेता हूं, मैंने फिक्स पॉइंट ले लिया, जो है क्यों ले लिया, मैंने कोई फिक्स पॉइंट क्यों ले लिया, जिसे हम बोलते हैं फोकस। क्या बोला जाता है इसी फिक्स पॉइंट को? क्या बोला जाता है? फोकस। ठीक है। और मैंने कहा कि ये मैंने फिक्स लाइन ले ली, फिक्स लाइन ले ली, तो ये जो फिक्स लाइन है, ये फिक्स लाइन जो है, ये फिक्स लाइन यही हमारी कहलाती है डायरेक्ट्रिक्स। ये हमारी क्या कहलाती है? डायरेक्ट्रिक्स। तो इसके कहने का मतलब क्या है? बात समझना, इसके कहने का मतलब क्या है? ये बोल क्या रहा है? फिर मैं इसेंट्रिसिटी की बात किया, मतलब कोई भी मैंने ये पॉइंट लिया और मैंने इसकी डिस्टेंस यहां से फोकस से इसकी डिस्टेंस मैंने इसको P ले लिया और इसकी डिस्टेंस मैंने कहां से लिया? इस डायरेक्ट्रिक्स से लिया, मैंने इसको दे दिया R दे दिया, ये हमारा ओरिजिन। बात समझ रहे हो ना? तो देखो मेरे कहने का मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि इसका और इसका रेशियो PQ अपॉन PR जो रेशियो होगा वही हमारे क्या कहलाता है? इसेंट्रिसिटी पे। वही हमारी क्या कहलाती है? इसेंट्रिसिटी कहलाती है। ध्यान देना पहले बात, ठीक है? वो हमारी क्या कहलाती है? इसेंट्रिसिटी कहलाती है। दूसरी बात, जहां पर कोई भी कोनिक, पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, कोई भी कोनिक हमारा अब जहां पर इंटरसेक्ट करता है वो हमारा एक्सिस को कोई भी कोनिक जहां पर इंटरसेक्ट करता है वही हमारा वर्टेक्स कहलाता है। वही हमारा क्या कहलाता है? उस कोनिक का वर्टेक्स कहलाता है। बात समझना, इतनी बात क्लियर हुई? जहां पर एक्सिस को कट मतलब इंटरसेक्ट करता है वही कोनिक का हमारा क्या कहलाता है? वर्टेक्स कहलाता है। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है। मैं बात करूं एक्सिस की, जो नेक्स्ट बात करता हूं, जो दूसरी बात करते हैं एक्सिस की करते हैं। तो एक्सिस क्या होती है कि जो फोकस पॉइंट से होकर जाए और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो और फोकस पॉइंट से होकर जाए, तो ये हमारी एक्सिस कहलाती है। वही हमारी क्या कहलाती है? एक्सिस कहलाती है। तो ये तो मैंने इसकी जनरल बात की, कोनिक की। बात समझ में? फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, इसेंट्रिसिटी, वर्टेक्स और एक्सिस। बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? अब हम चलते हैं इक्वेशन पर। कोनिक का इक्वेशन क्या होता है देखते हैं। यहां पर मैं बात करूंगा जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक। मैंने कहा कि किसी भी कोनिक का जो मैं फोकस ले लिया वो मैंने ले लिया P और Q या H और K या P और Q ले लिया। मैंने कहा किसी भी कोनिक का फोकस जो है वो हमारा P और Q है, स्मॉल p एंड Q। और जो हमारी डायरेक्ट्रिक्स है उसकी इक्वेशन मैंने ले लिया Lx प्लस My प्लस n इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन मैंने क्या ले लिया? Lx प्लस My प्लस n इज इक्वल टू 0। तो हमें जो इक्वेशन मिलता है, कोनिक का इक्वेशन मिलता है, जनरल इक्वेशन मिलता है, वो होता है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर डायरेक्ट्रिक्स में इनटू x माइनस p का होल स्क्वायर प्लस y माइनस q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बात समझना, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर इंटू x माइनस p का होल स्क्वायर प्लस y माइनस q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू e स्क्वायर। e क्या है? हमारी इसेंट्रिसिटी है। e स्क्वायर इंटू डायरेक्ट्रिक्स के का जो हमारा इक्वेशन है उसका स्क्वायर। इतनी बात क्लियर होगी? आई थिंक इतनी बात क्लियर होगी। हमें जो जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक मिलता है वो मिलता है
अगर जिसकी डायरेक्ट्रिक्स Lx प्लस 1 my प्लस n इक्वल टू 0 और फोकस हमें PQ मिला है, तब हमें जो जनरल इक्वेशन मिलता है वो मिलता है L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू x माइनस p का होल स्क्वायर प्लस y माइनस q का होल स्क्वायर इक्वल टू e स्क्वायर इंटू Lx प्लस my प्लस n का होल स्क्वायर। बात समझ में आई? और ध्यान देना, अगर मैं इसी में सेकेंड डिग्री की बात करूं, सेकेंड डिग्री इक्वेशन की बात करूं, इसी सेकेंड डिग्री इक्वेशन की बात करूं, तब हमें क्या मिलता है, जो इक्वेशन मिलता है वो एक जनरल इक्वेशन, जिसे जो मैंने अभी सर्कल को भी देखा तो उसी इक्वेशन से सब आते हैं। तो ध्यान देना, जो जिसका यूज भी हम इसका भी करते हैं, लेकिन जनरली जो एक इक्वेशन तो ये होगा हमारा, अगर क्या है फोकस और हमें डायरेक्ट्रिक्स दी हुई है। अगर हमें वैसे फॉर्म में देखना है तो इसका इक्वेशन जो मिलता है वो मिलता है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। क्या इक्वेशन मिलता है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। एक जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक है। ये क्या है, जनरल इक्वेशंस ऑफ कोनिक है। जब हमें फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दी गई हो तब ये इक्वेशन, जब हमें किसी भी इक्वेशन की जनरल वैल्यू निकालना है, अभी एक्सेस से निकालना है, तो हम अभी बताएंगे कैसे, इसका यूज कहाँ पे होता है, इसका यूज अभी बताता हूँ। क्लियर? ये था हमारा कोनिक का इंट्रोडक्शन। और भी 2-3 चीजें देख लेते हैं कोनिक में। ये कोनिक का पूरा मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, फिर साथ में इनको देखूंगा अभी, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, जैसे जल्दी थियरी इसकी कंप्लीट करो। ठीक है, बात समझ में आई इतनी? आगे देखते हैं। देखो अब मैं इनकी किस, ये तो हमारे जनरल इक्वेशन, मैंने कोनिक के इक्वेशन की बात की। अब मैं क्या करूंगा, कोनिक को कितने केस आते हैं हमारे, उस केस में कैसे डिस्टिंग्विश करूंगा, मतलब क्या करूंगा, उसमें भिन्नता कैसे, भिन्न रूप से कैसे, मतलब इस कोनिक में क्या ऐसा हो सकता है, तो उसमें 2 केसेस राइज होते हैं। पहली बात तो मैंने बताया था, कोनिक जो जनरली डिपेंड करेगा वो इसेंट्रिसिटी पर डिपेंड करेगा। इफेक्टिविटी किस पर डिपेंड करेगी, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स पर, ये मैंने पहले बता दिया आपको। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसेंट्रिसिटी का, तो इसमें 2 केस राइज होते हैं। 2 केस क्या क्या राइज होते हैं, 2 केस राइज होते हैं कि पहला, जब फोकस जो हो हमारा डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करे, किस पर, डायरेक्ट्रिक्स पर। दूसरा, जब फोकस डायरेक्ट्रिक्स पर लाई ना करे, जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, जब फोकस डायरेक्ट्रिक्स पर लाई नहीं कर रहा है। तो 2 केस बने। पहला केस क्या बना, जब फोकस डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करे, तब क्या लाइन होगा, तब लाइंस कैसे होंगे, तो हमें वो क्या मिलेगी, बात ध्यान देना, जब फोकस डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करेगा तब हमें जो मिलेगा वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा, P और SL मिलेगा। ठीक है, जो मैंने बात की स्ट्रेट लाइन में, मैंने स्ट्रेट लाइन में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात नहीं की, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं था जेईई मेंस के, इसलिए। तो वो जो जब डायरेक्ट, ऐसे बता देना, इसीलिए डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करेगा, 2 केसेस राइज हुए। पहला केस क्या करेगा, अगर फोकस हमारा डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करता है तो हमें क्या मिलेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। उसमें 3 कंडीशन हमारी राइज होंगी। पहली कंडीशन, अगर इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी होगी तब जो लाइंस होंगी वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगी। पहली बात, इसेंट्रिसिटी अगर 1 के इक्वल होगी, इसेंट्रिसिटी अगर 1 के इक्वल होगी तो लाइंस जो होंगे वो कोइंसिडेंट होंगी। ठीक है, इफेक्टिविटी 1 से कम होगी तो लाइंस इमेजिनरी। ये तो कब था, व्हेन, पहला केस क्या था, व्हेन फोकस लाइज ऑन किस पर, डायरेक्ट्रिक्स। अब जब हम सेकंड केस की बात करते हैं, फोकस डजंट लाई अपॉन ऑन डायरेक्ट्रिक्स, तो वो जो केस होता है वो ये केस होता है। जब नहीं लाई करता है तब ये क्या होता है, E इक्वल टू 1, तब हमारी केस जब E इक्वल 1 के हो, पैराबोला, E जो है इस पर हो, जो हमारी D क्या डज नॉट इक्वल टू 0 होगी। D मतलब जो है हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन मिलता है, वही D हम बता देते हैं, वो डज नॉट इक्वल टू 0 होती है, वही 0 हो गए जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। ठीक है, तो वो मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा। तो पैराबोला, इलिप्स, तो हमारे सेकंड केस में मिलता है जब फोकस क्या करता है, उस पर लाई नहीं करता है, तब हमें एक सेकंड केस मिलता है पैराबोला, इलिप्स, जो हमें सेंसिटिविटी मैंने बता दी। क्लियर? ये था कोनिक का पूरा इंट्रोडक्शन। अब मैं बात करूंगा पैराबोला पर, इलिप्स पर और हाइपरबोला, जो हमारी थियरी, इनके इक्वेशंस पर, इनकी थियरी। क्लियर? आगे इनका देखते हैं, ज्योमेट्रिक फॉर्म देखते हैं सब। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जो बात करूंगा मैं किसकी करूंगा, पैराबोला की। पैराबोला की बात करते हैं
तो पहले जानते हैं इस पैराबोला की डिफिनीशन देखते हैं। पैराबोला क्या है? पैराबोला में मैंने बताया एसेंट्रिसिटी इसकी कितनी होती है, 1। मतलब फिक्स पॉइंट से किसी पॉइंट तक की डिस्टेंस और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से क्या होती है, सेम होती है, इक्वल। मतलब मैंने कहा अगर मैंने बोला इसका जो जनरल इक्वेशन है वो मैं लेता हूँ वाई स्क्वायर, जो जनरल इक्वेशन होता है किसी भी पैराबोला का वो होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। मेनली ये 4 फॉर्म होते हैं इसके, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, एक्स इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। बात समझ में? ये 4 फॉर्म होते हैं। तो जनरली मैं इसी को बताऊंगा और इसी में आपको पूरा देख लेना है और इसी से आपको पूरा बता देना है। इसी में मैं इसकी टेंजेंसी की बात करूंगा, इसी में सबकी बात करूंगा, ठीक है। मैं वाई स्क्वायर 4ax को पहले अच्छे से दिखाता हूं आपको। मैंने कहा ये एक्स प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो वाई स्क्वायर 4ax में क्या होता है, वाई स्क्वायर, ये मैंने कहा कोई फिक्स पॉइंट जिसे मैं फोकस बोलता हूं, मैंने कहा ये जो है हमारा वो P है और ये हमारी क्या है, डायरेक्ट्रिक्स। ये हमारी क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है। अभी मैं इस इक्वेशन को नहीं लिया हूं, फिक्स पॉइंट। तो कह रहा है ये क्या बोल रहा है, पैराबोला, ये जो पैराबोला है ये इसका जो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है वो ये पैराबोला होता है। इसकी जो फिगर है वो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax ये होता है। मतलब किसी भी फिक्स पॉइंट से, फिक्स पॉइंट, ये पैराबोला कहां से बना, बात देखना, किसी भी फिक्स पॉइंट से, ये पैराबोला को मैंने पहले डिजाइन कर दिया तो देख लो, किसी फिक्स पॉइंट से यहां तक की डिस्टेंस और यहां तक इस डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है। बात समझ रहे हो? मैंने इसको Q दिया, इसको R दिया, इसको S दिया, इसको ओरिजिन होगा। बात समझ रहे हो? ये जो PQ अपॉन QR है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। मतलब PQ इक्वल टू क्या मिलता है हमें, QR। पैराबोला की केस में ये फिक्स पॉइंट हमारा फोकस है, ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स। बात मैं करूं अगर इसकी वर्टेक्स की, तो वर्टेक्स हमारा ओरिजिन, यही मैंने क्या कहा था, एक्सिस को जो इंटरसेक्ट करता है, मतलब यही जो हमारा क्या होता है, ये वर्टेक्स है, ये क्या है हमारा वर्टेक्स है। बात समझ में आई? इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात क्लियर हुई तो मैं अभी इनको डिनोट करता हूं। अब देखो, मैं अगर इसके फोकस की बात करूं, इसका क्या, ये क्या है, इसका क्या है, इसका ये फोकस का कोऑर्डिनेट क्या है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है। बात करूं अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां देखना, ये 4ax जो दिया हुआ है, यहां तक की डिस्टेंस हमारी क्या है, ये है, और y की वैल्यू क्या है, 0। तो इसका जो कोऑर्डिनेट हुआ a और 0। बात समझ में आई? मैं अगर इस डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन की बात करूं तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या है हमारा, x इक्वल टू -a, मतलब x प्लस a इक्वल टू क्या होगा, 0। ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। मैं कोनिक के जनरल फॉर्म में चलता हूं। कोनिक के जनरल फॉर्म क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन मिल गया, फोकस मिल गया a और 0। मैं कोनिक के जनरल फॉर्म पे चलूं तो क्या बोलता है, कोनिक का जनरल फॉर्म क्या बोलता है कि l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। देखो अभी यही इक्वेशन आई, y से इक्वेशन निकालते हैं, x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ठीक है। तो ये 1 आ गया इसकी वैल्यू। फिर अंदर क्या था हमारा, x माइनस इसका, ये फोकस हमारा ये x माइनस a का होल स्क्वायर, y हमारा क्या है, 0। y हमारा क्या है, 0 है। y का मतलब उसकी q की वैल्यू क्या है हमारी, 0 है, प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू e स्क्वायर। e स्क्वायर मतलब e की वैल्यू क्या है, 1 है, और इसका स्क्वायर x प्लस a का होल स्क्वायर। बात समझ में? मैं इसको इधर लाता हूँ, इसको उधर ले जाता हूँ, तो y स्क्वायर इक्वल टू हमें मिल गया x प्लस a स्क्वायर माइनस x माइनस a स्क्वायर। यहाँ से मैं अगर वैल्यू निकालूंगा तो y स्क्वायर में मुझे y स्क्वायर इक्वल टू मिला x प्लस a माइनस x प्लस a, x प्लस a प्लस x माइनस a, से a कैंसल, x से x कैंसल, हमें मिल गया y स्क्वायर इक्वल टू इनका होल स्क्वायर था, ध्यान देना, हाँ होल स्क्वायर। चलो ठीक है, बात समझ में आई? तो ये हमें मिल गया, क्या मिल गया, a प्लस a 2a और
x प्लस एक्स 2x, यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या मिली 2 2 जा 4ax। इक्वेशन आया कि नहीं आया? सही बात समझ गए? ये है पैराबोला की पूरी कहानी, पैराबोला की इक्वेशन। ध्यान देना यहां पर h और k की वैल्यू, वर्टेक्स हमारा क्या है 0 है, तो 0 0। अगर मैं बोलूंगा कि अगर मैं फॉर्म बोलूं कि और क्या हो सकता है, तो यहां देखना ये हो सकता है y माइनस एच का होल, जब मैंने कहा h और k वर्टेक्स होंगे तो y माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा 4ax माइनस एच, y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस एच। तब हमारा वर्टेक्स क्या होगा x h और k हो, यहाँ पर 0 0, ध्यान देना यहाँ पर क्या था 0 0। बात इतनी क्लियर हुई हमारी, इतनी बात क्लियर हुई, मैंने आपको डिराइव भी कर दिया इसका, ठीक है। पैराबोला की कहानी है, इतनी बात क्लियर हुई। अब मैं बात करता हूं किसकी, मैं बात करता हूं किसकी, इसी पैराबोला में, हाँ अभी इसी पैराबोला में ध्यान देना, इसी पैराबोला में 2-3 चीजें और है और बता देता हूँ। ये तो मैंने इक्वेशन बताया, फोकस होता है बता दिया, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स बताया, उसके इक्वेशन बताया। अब मैं इसी में बात करता हूँ, मैं पहले मैं बात करता हूँ फोकल डिस्टेंस क्या होती है। ध्यान देना फोकल डिस्टेंस जो हमारी होती है, फोकल डिस्टेंस जो हमारी होती है वो होती है इस फोकस से उस पैराबोला के पॉइंट, जो पैराबोला पे हम पॉइंट लिए हैं उस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होती है वो फोकल डिस्टेंस है। पहली चीज मैंने बताई, फोकस से पैराबोला पर जो पॉइंट लिया हुआ है उस तक की पॉइंट जो हमारी कहलाती है वो कहलाती है, ये मतलब ये डिस्टेंस जो हमारी कहलाती है फोकल डिस्टेंस। बात समझ में? मैं बात करूंगा फोकल कॉर्ड की, फोकल कॉर्ड की। तो फोकल कॉर्ड क्या होता है, मैंने कहा ये हमारा फोकस है, तो इससे जो इस फोकल कॉर्ड, तो मैं फोकल कॉर्ड की बात करता हूं। तो फोकल कॉर्ड क्या होती है, फोकल कॉर्ड होती है कि किसी भी पैराबोला के फोकस से होकर जाने वाली, किसी भी पैराबोला के फोकस, हमारा फोकस क्या है a और 0 है, इस फोकस से होकर जाने वाली जो लाइन होती है उस पैराबोला के अंदर, जो दोनों हमारे क्या करती है पैराबोला के दोनों पार्ट में टच करती है, ये यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस जो फोकस से होकर जाती है, कॉर्ड उस पैराबोला के अंदर स्थित होती है, वो हमारी कहलाती है फोकल कॉर्ड, फोकस से होकर जाती है। मैं बात करूंगा अब डबल ऑर्डिनेट की। डबल ऑर्डिनेट क्या होता है कि यहां से लेकर कि इस पूरे पैराबोला सेक्शन में जो किसी पैराबोला के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होती है, बात समझ रहे हो, वो हमारी डबल ऑर्डिनेट कहलाती है, एक दूसरे साइड से। बात समझ रहे हो, मैंने कहा कि ये भी हमारी एक डबल ऑर्डिनेट, बात समझ रहे हो। और यही डबल ऑर्डिनेट जब फोकस से होकर जाती है, जब फोकस से होकर जाती है, जो फोकल कॉर्ड होती है वो फोकस से होकर जाती है, वही हमारी कहलाती है लेटस रेक्टम। वही हमारी क्या कहलाती है लेटस रेक्टम, वही हमारी क्या कहलाती है लेटस रेक्टम। अगर मैं इसकी डिस्टेंस निकालूं लेटस रेक्टम की, तो ये हमारी क्या होगी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, मतलब ए और ए, सॉरी, अगर मैं हाँ लेटस रेक्टम की मैं अगर डिस्टेंस निकालूं, लेटस रेक्टम कितना होता है, जब यहां पर मैं निकालूंगा तो फोकल कॉर्ड से होकर ये ए, यहां तक की डिस्टेंस ए है, मैं अगर इसको निकालना चाहूं, ये डिस्टेंस मैं निकालना चाहूं, ये हमें ए मिल गया, ये ए मिल गया, यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो हम पॉइंट लेते हैं a0 है या ये कुछ भी है, तो इसकी जो पॉइंट आती है वो 2a और 2a आती है। मतलब लेटस रेक्टम की जो इस पैराबोला के लिए, इस पैराबोला के लिए जो लेटस रेक्टम की लेंथ होती है वो 4a कितनी होती है 4a होती है। मैंने आपको समझा दिया डबल ऑर्डिनेट, फोकल कॉर्ड, फोकल डिस्टेंस और लेटस रेक्टम, बात समझ में। यहीं पर मैं बात करता हूं, वर्टेक्स की बात किया, इसके डायरेक्ट्रिक्स की बात किया, मैंने एक्सिस की बात नहीं की। एक्सिस की बात क्या किया, तो जहां से परपेंडिकुलर लेंथ डायरेक्ट्रिक्स पर पड़ते हैं, मतलब ये y इक्वल टू क्या है, एक्सिस का इक्वेशन है y इक्वल टू 0, ये हमारी एक्सिस है इस पैराबोला। इसी पैराबोला में मैं अगर इनके पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन की बात करूं,
पैराबोला। तो पैराबोला की पैरामेट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या होता है, यहाँ पर हम x इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इक्वल टू 280 लेते हैं, ठीक है, जो हमें कोऑर्डिनेट मिलता है 80 स्क्वायर और 280, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं करूँगा, ये सब चीज़ ये सब आती हैं, इसको मैं अभी क्लास लेता जनरली तो ये बताता है 80 स्क्वायर 280 कैसे है। इसको आप रख दो, इसमें वैल्यू रख दो, सेम वैल्यू आएगी, y स्क्वायर की वैल्यू रखोगे आप तो ये 4a स्क्वायर t स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर आप 80 स्क्वायर रखोगे तो ये 4a स्क्वायर t स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ आए, x की वैल्यू दोनों सेम आ जाएगी, आप देख के रखो, ठीक है। ये थी पैराबोला की कहानी। कुछ नोट, कुछ चीजें आपको बताता हूँ मैं पैराबोला, ध्यान देना, जब h और k वर्टेक्स होंगे तब कैसा डिफरेंट फॉर्म होगा वो भी देख लेना, ठीक है। अब मैं बातें आपको कुछ बताता हूँ इस पैराबोला में, कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बातें सुनो। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, कहां से, फोकस से लेकर डायरेक्ट्रिक्स तक, वो हाफ ऑफ द लेटस्ट रेक्टम होती है। मैं बात कर रहा हूं इसकी, ये क्या होगी, हाफ ऑफ द लेटस्ट रेक्टम होगी। मतलब y स्क्वायर इक्वल टू 4x में लेटस्ट रेक्टम कितनी होती है 4a, तो इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो कितनी हो जाएगी 2a, हाफ ऑफ द लेटस्ट रेक्टम होती है। पहली चीज ध्यान देना। दूसरी चीज, वर्टेक्स होता है हमारा, वो मिडिल पॉइंट होता है किसी फोकस का। किसी भी फोकस का जो वर्टेक्स होता है, वो किसी भी कोनिक का जो वर्टेक्स होता है वो होता है मिडिल पॉइंट ऑफ द फोकस। बात समझ रहे हो ना, ये माइनस a और 0 क्या होता है, वो उनका मिडिल पॉइंट होता है वर्टेक्स। और वही वर्टेक्स क्या कहलाता है, वही एक्सिस और कोनिक का इंटरसेक्शन होता है, वही वर्टेक्स, मतलब मिडिल पॉइंट होता है फोकस का, और उन्हीं का कोनिक और एक्सिस का क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है, वर्टेक्स, ठीक है। बातें ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बात है। तीसरी बात, पैराबोला इक्वल कहे जाएंगे, दो पैराबोला इक्वल कहे जाएंगे जब दोनों के लेटस्ट रेक्टम सेम। दो पैराबोला इक्वल कहे जाएंगे जब दोनों की लेटस्ट रेक्टम क्या हो, सेम। तीन चीजें मैंने अभी इंपॉर्टेंट, डिस्टेंस ये जो होगी फोकस से लेकर डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो हाफ ऑफ द लेटस्ट रेक्टम। दूसरी बात बताइए, वर्टेक्स जो होगा फोकस का मिडिल पॉइंट होगा और एक्सिस और कोनिक का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। तीसरी बात बताई आपको कि दो पैराबोला इक्वल पैराबोला होंगे अगर उनका लेटस्ट रेक्टम सेम। ये थी पैराबोला की कहानी। अब मैं इनकी टेंजेंसी की बात अभी करूँगा खुद देखो, ठीक है। अब मैं सीखूंगा टेंजेंट ऑफ द पैराबोला। अब किसकी बात करूंगा, इसके टेंजेंट की, पैराबोला के टेंजेंट की। तो पैराबोला के टेंजेंट, इसके चार फॉर्म है, मैंने बताया, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, x इक्वल टू माइनस 4y। सबको ऐसे ही बनाना है। h और k अगर वर्टेक्स दे दिए तो उसको भी देखना, फिगर कैसे बनाना है ये आपको मालूम है, इसलिए ध्यान से देखना। मैं बात करूंगा टेंजेंट ऑफ द पैराबोला, ठीक है। देखते हैं उसको, टेंजेंट ऑफ द पैराबोला। टेंजेंट ऑफ द किसी भी कोनिक का क्या होता है, t इक्वल टू 0, जो मैंने अभी सर्कल में भी बताया था टेंजेंट के लिए, ठीक है। तो मैं पैराबोला की टेंजेंट की बात देखो, अगर मैं इसी पैराबोला y स्क्वायर 4x की टेंजेंट की बात करूं, इसी पैराबोला की, ये मैंने कहा ये कोई टेंजेंट है, ये पॉइंट x1 और y1 है, ये यहां पे बना देता हूं मैं, ये हमारा पैराबोला है, ये कोई पॉइंट ले लिया x1 और y1। बात समझ में आई, x1 और y1, ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये हमारा 0 0 है, ये डायरेक्ट्रिक्स। बात समझ में, x इक्वल टू माइनस कहता है। तो इसके अलग अलग फॉर्म है। पहला फॉर्म जो है पॉइंट फॉर्म की बात करता हूँ, फर्स्ट मैं किसकी बात करूंगा, पॉइंट फॉर्म। तो पॉइंट फॉर्म में क्या होता है, इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या मिलेगी, पॉइंट फॉर्म में क्या करेंगे हमें, जैसे मैंने बताया था x को x प्लस x1/2 में, x स्क्वायर को x1 में, ऐसे चेंज करना है। तो मैं y स्क्वायर 4x को क्या करूंगा, y स्क्वायर को किसमें चेंज करूंगा, y/1, ठीक है। 4a कांस्टेंट ही है हमारा, x को किसमें चेंज करूंगा, x प्लस x1/2 में, 2 2 जा 4। तो हमें इक्वेशन क्या मिल जाएगी, y/1 इक्वल टू 2ax प्लस x1।
ये हमें पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन मिली किसी पैराबोला की। अब मैं दूसरी बात करूंगा स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी किसी पैराबोला की। मैंने कहा इस लाइन की जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन थी वो y = mx + c थी, y = mx + c थी। तो हमें जो c की वैल्यू मिलती है, इंटरसेप्ट जो जितना भी इंटरसेप्ट इसका इंटरसेप्ट मिलता है c = a/m मिलता है। तो हमें जो पैराबोला की इक्वेशन पैराबोला के टेंजेंट की इक्वेशन मिलती है y = mx + a/m। c की वैल्यू देखो, बात इतनी क्लियर हुई। और जो इनका जो ये x1 और y1 मतलब इनका जो जहां कांटेक्ट करती हैं इस पैराबोला और स्ट्रेट लाइन में, तो वो ये तो पैराबोला की इक्वेशन हुई स्लोप फॉर्म में जहां पे m ≠ 0 होगा, ठीक है। और जो उनका जो कांटेक्ट होता है जहां पे वो पॉइंट होता है हमारा a/m², पॉइंट पूछ लिया था a/m², दूसरा पॉइंट होता है 2a/m। पहला पॉइंट a/m² और दूसरा पॉइंट होता है 2a/m। ये होता है स्लोप फॉर्म में किसी भी टेंजेंट किसी भी पैराबोला की टेंजेंट का इक्वेशन, ठीक है। पॉइंट फॉर्म बताया, स्लोप फॉर्म बताया। क्लियर करूं, यहीं पर देखता हूं तीसरे की मैं लास्ट में जो बात करता हूं पैरामीट्रिक फॉर्म की। इसी में बात करूं तो पैरामीट्रिक फॉर्म में जो हमें इक्वेशन मिलती है, जो x1 की वैल्यू मैं t ले लेता हूं तो ये मिलती है वो मिलती है yt = x + at²। पैरामीट्रिक मैंने इक्वेशन में वो बताया था, पॉइंट बताया था x = 80², y = 280। अब आप वैल्यू पुट करोगे यही सेम मिल जाएगा, ठीक है। फॉर्म क्लियर होने बाद अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख लो इस पॉइंट फॉर्म में x = 80² और y = 280, तो ये हमारे पैरामीट्रिक फॉर्म होता है। अगर मैंने कहा t1 और t2 दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तब इनका जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा पहला a_t1 t2 और दूसरा जो होगा वो होगा a_t1 + t2। बात समझ में आई? समझ में आई। कोऑर्डिनेट की बात करूंगा तो जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे पहला कोऑर्डिनेट होगा a_t1 t2। अगर t1 t2 होंगे उसके जहां दो पॉइंट होंगे तब, और दूसरा जो कोऑर्डिनेट होगा y एक्सिस का a_t1 + t2। ये थी पूरी पैराबोला की। किसकी कहानी थी ये? पैराबोला की। अब मैं बात करूंगा इलिप्स की बात। किसकी बात करूंगा? इलिप्स की। फिर मैं बात करूंगा हाइपरबोला, फिर हमारा कोनिक सेक्शन क्या होगा खत्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं किसकी बात करूंगा? अब करूंगा मैं बात इलिप्स की। किसकी बात करूंगा? इलिप्स की। देखो इलिप्स की बात करने से पहले मैं इसके इक्वेशन के बारे में जानूं। जैसे पैराबोला का मैंने y² = 4x किया, तो कोनिक की मैंने बात की हुई थी। कोनिक में क्या बोला था मैं? इलिप्स की इसेंट्रिसिटी क्या होती है? इलिप्स की इसेंट्रिसिटी जो होती है वो 0 to 1 के बीच में। इलिप्स की इसेंट्रिसिटी क्या होती है? 0 to 1 के बीच में होती है। और इसका जो इक्वेशन मिलता है हमें, इसका जो इक्वेशन मिलता है हमें x² / a² + y² / b² = 1। इसका जो इलिप्स का इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स = x² / a² + y² / b² = 1। अगर मैं बोलूं a greater than b है, मैं कह रहा हूं a greater than b है, a greater than b है, तब जो हमारी इसमें b और a में रिलेशन होता है वो होता है b² = a² 1 - a²। ध्यान देना, अगर a greater than b है, जो इंटरसेप्ट है हमारा वो, अगर a जो है x का जो इंटरसेक्शन है वो y के इंटरसेक्शन से ग्रेटर है, तब क्या होगा? तो यहाँ पर छोटे वाले का स्क्वायर = बड़े वाले का स्क्वायर × 1 - a², जहाँ पे e हमारा क्या है? इसेंट्रिसिटी है, ठीक है। ये रिलेशन होता है। बात समझ में आई? यहाँ से तो हम ये मैंने एक्सिस की बात की। अगर मैं इसके इलिप्स के फिगर की बात करूं, इलिप्स के फिगर की बात करूं, इस कंडीशन में a greater than b, देखो दो कंडीशन बनती है, जब a greater than b हो या b greater than a हो। जब a greater than b होगा, a greater than b होगा, a greater than b होगा, तो हमारी जो मेजर एक्सिस होगी वो x एक्सिस होगी, ठीक है। और जब b greater than a होगा, b greater than a होगा, हमारी जो मेजर एक्सिस होगी वो क्या होगी? y एक्सिस होगी।
बात समझ रहे हो क्या? बात समझ रहे हो क्या? बस दो फॉर्म हमें इलिप्स की मिलती है, तो वो उससे हमसे मतलब नहीं है, अगर जो ग्रेटर है उसी के अकॉर्डिंग हमें देखना है। यहाँ पे मैं सिर्फ एक फॉर्म की बात करूंगा जिसमें ए ग्रेटर देन बी है, ठीक है, ये समझाने के लिए आपको बता दिया दो फॉर्म होते हैं। ए ग्रेटर देन बी की बात करूं तो मैं कहता हूं ये कोई इलिप्स है, सॉरी मैं यार ड्राइंग जो है बहुत खराब है इसमें, तो ये कोई इलिप्स है मैंने कहा, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में। बात समझो, इसको और बढ़ा देता हूं, ये एक्स है, ठीक है, ये कोई इलिप्स है मेरी जिसका सेंटर हमें दिए, सेंटर क्या है, ओरिजिन है, ठीक है, और इसकी डायरेक्ट्रिक्स, ये क्या है इसकी डायरेक्ट्रिक्स, ये क्या है इसकी डायरेक्ट्रिक्स, बात समझना, ये क्या है इसकी डायरेक्ट्रिक्स है, और जो इसके वर्टेक्स हैं, ध्यान दें, जो इसके वर्टेक्स हैं वो, जब वर्टेक्स क्या होता है, कोनिक जहां पे एक्सिस को क्या करता है, कट करता है, तो ये हमारा ए और जीरो है, मतलब यहाँ तक की लेंथ, टोटल लेंथ ए है, और ये हमारी क्या है, माइनस ए और जीरो, ये लेंथ और ये लेंथ सेम। बात समझ में आई? वर्टेक्स हमारा माइनस ए जीरो और ए जीरो। मैं इसकी लेंथ की बात करूं तो ये हमारी हो गई, ये हमारी बात हो गई जीरो और माइनस बी, और ये हो गई जीरो और बी। इसके अकॉर्डिंग, इक्वेशन के अकॉर्डिंग में लिखा, समझ, बात समझ में। मैं बात करूं फोकस की, फोकी की जिसे बोलते हैं, इसके दो फोकी, फोकस को जो प्लूरल फॉर्म होता है फोकी, ठीक है, तो ये जो इसकी फोकस होता है वो होता है ए, ई और जीरो, या एक्स एक्सिस पर ही होगा, जब ए ग्रेटर देन बी, और ये जो होता है वो होता है माइनस ए और जीरो। बात समझ में आई? इतनी बात समझ में, एलिप्स की कहानी, ये हमारी क्या है, इसकी फोकी, बात समझ में आ गई। ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स, ये हमारी क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है। अब मैं डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालूंगा, इफ डायरेक्ट्रिक्स, ये क्या है हमारी डायरेक्ट्रिक्स, बात समझ रहे हो? तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालता हूं मैं, तो हमें जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन प्राप्त मिलती है वो x इज इक्वल टू प्लस ए अपॉन ई और x इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई। बात समझ में? इक्वेशन क्या मिलती है, x इज इक्वल टू प्लस ए अपॉन ई, x इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई। मतलब अगर मैं इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन ऐसे भी लिख सकता हूँ, x माइनस ए अपॉन ई इज इक्वल टू जीरो, x प्लस ए अपॉन ई इज इक्वल टू जीरो। बात समझ में आई? डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन की बात, ठीक है। बोलता क्या है कि इस इसेंट्रिसिटी मतलब इस फोकस से इस कोनिक पे किसी भी पॉइंट से, इस कोनिक के किसी भी पॉइंट से लेंथ, मैंने कहा ये p है, ये q है, और वो डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन की लेंथ मैंने ये r दे दिया। ऐसे मैं अगर इस साइड भी बात करूं तो ये मैंने कहा ये कोई लेंथ है, मैंने इसको दे दिया p डैश, इसको q डैश, इसको मैंने दे दिया r डैश। इसके कहने का मतलब ये है कि ये लेंथ और ये लेंथ क्या है, इसेंट्रिसिटी 0 to 1 के बीच में होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर हो? धीरे धीरे सभी बातें समझा दूंगा, ठीक है, इसके अंदर जितनी भी बातें हैं, इतनी बात क्लियर होगी आपको। मैं अगर इससे सेंटर की बात करूं, सेंटर हमारा क्या है, ओरिजिन, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अगर इसी का सेंटर h और k होता तब इसी का इक्वेशन होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बात समझ में आई? h और k हमारे होंगे, तो h और k हमारे सेंटर। बात समझ में आई? ये सेंटर हमने क्या लिया है, ओरिजिन लिया। इतनी बात क्लियर हुई? मैंने फोकी की बात कर ली, मैंने डायरेक्ट्रिक्स की बात कर ली, मैंने सेंटर की बात कर ली, मैंने वर्टेक्स की बात कर ली। अब मैं बात करता हूं इंपॉर्टेंट चीजें की, जो होती हैं मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, जिसे प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों का कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। अब बात होती है मेजर एक्सिस क्या होती है, माइनर एक्सिस क्या होती है। मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस डिपेंड करती है इस पर। अगर ए ग्रेटर देन बी इस फॉर्म में, तो जो हमारी मेजर एक्सिस होगी, ध्यान देना,
अब ध्यान से मैंने इसको बोला, इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, चलो इसको ए डैश बोल दिया। तो मेजर एक्सिस क्या होती है? मेजर एक्सिस होती है वो एक्सिस जिसमें दोनों फोकस हमारी क्या हो, लाई करें, और वहीं पर हमारा वर्टेक्स लाई करता है। दैट इज कॉल्ड मेजर एक्सिस ऑफ एन एलिप्स। बात समझ गए? मतलब जो ग्रेटर होता है वही हमारी मेजर एक्सिस होती है। अगर मैं मेजर एक्सिस की लेंथ की बात करूं, तो मेजर एक्सिस की लेंथ की बात करूं यहाँ तो ये पूरी एक्सिस यहाँ तक की पूरा लेंथ कितनी होती है? ए प्लस ए, ये हो गया हमारा पूरी। बात इतनी समझ में आई? इतनी बात समझ में आ रही है क्या? इतनी बात समझे। माइनर एक्सिस क्या होती है? माइनर एक्सिस हमारी ये छोटी वाली एक्सिस है जिसपे लाइन नहीं कर रहा है हमारी, वो हमारी क्या होती है? माइनर एक्सिस। इसकी लेंथ क्या हो जाएगी हमारी? 2b। बात समझ गई? मेजर और माइनर एक्सिस समझ में आई क्या? मेजर एंड माइनर एक्सिस, इतनी बात समझ में। अब मैं बात करता हूं इसके फोकल कॉर्ड की। फोकल कॉर्ड क्या होता है? वो कॉर्ड जो इसके फोकस से होकर जाता है, दैट इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड। बात समझ में आएगी? इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई, तब मैं बात करता हूं इनके लेटर सेक्टम की। लेटर सेक्टम क्या? अगर मैं इनके लेटर सेक्टम की बात करूं, इसे इसकी इलिप्स की लेटर सेक्टम क्या होती है? लेटर सेक्टम क्या होती है? इसकी परपेंडिकुलर लेंथ को कोई डबल ऑर्डिनेट। मैं डबल ऑर्डिनेट की बात नहीं किया। डबल ऑर्डिनेट क्या? इस पूरे डायग्राम में, इस पूरे कोनिक में, इसके अंदर किसी दो पॉइंट पर जो बनने वाला ऑर्डिनेट, मतलब दो कोई कोऑर्डिनेट पॉइंट ले लिया मैंने, उसी को मिला दिया, वही हमारा डबल ऑर्डिनेट होता है। अगर वही डबल ऑर्डिनेट फोकस से होकर जाता है, वही डबल ऑर्डिनेट अगर फोकस से होकर जाता है, तो वो लेटर सेक्टम की लेंथ होती है। तो हमारी लेटर सेक्टम की जो लेंथ आती है वो आती है लेटर सेक्टम की जो लेंथ आती है वो आती है 2b² किसके केस में? a ग्रेटर देन b के केस में। a ग्रेटर देन b के केस में, b ग्रेटर देन a के केस में हमारी आ जाती है 2a² लेटर सेक्टम की लेंथ। बात समझ में? इसी को मैं लिख सकता हूं b² की अगर वैल्यू में लिख दूं तो 2a² 1 - a² अपॉन a से a कैंसिल कर दूं तो ये आ जाएगा 2a1 - a²। ये भी हो सकता है, ये भी लेंथ आ सकती है। इसेंट्रिसिटी पूछती है तो ऐसे वैल्यू निकाल सकते हैं। लेटर सेक्टम ये लेंथ होती है। मैंने लेटर सेक्टम की बात कर दी, ठीक है? इतनी बात समझ में? बात समझ में? लेटर सेक्टम की बात करें। इसको अगर फॉर्मूला देना चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। लेटर सेक्टम का जो फॉर्मूला होता है माइनर एक्सिस का होल स्क्वायर अपॉन मेजर एक्सिस का होल स्क्वायर। मेजर एक्सिस, इतनी बात क्लियर हुई क्या? माइनर एक्सिस का होल स्क्वायर अपॉन मेजर एक्सिस का। इसी लेटर सेक्टम की इक्वेशन की बात करूं तो इक्वेशन ऑफ द लेटर सेक्टम होता है x = ±a। किसकी केस में बात कर रहा हूं? ध्यान देना, a ग्रेटर देन b के, इस a ग्रेटर देन b के फॉर्म की बात कर रहा हूं। b ग्रेटर देन a में भी ऐसे बनेगा, उसमें क्या होगा? ये वाली सब कुछ सेम रहेगा, ये रहेगा। सब जो b है जहां वहां a हो जाएगा, जहां a है वहां b हो जाएगा। ध्यान देना, जहां b है वहां a हो जाएगा, कुछ चेंजेस नहीं हो। जहां b है वहां a हो जाएगा, जहां a है वहां b हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब मैं बात करता हूं लास्ट फुट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स की। फुट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स की, तो फुट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स वो होती है जहां पर वो मेजर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस है हमारी, डायरेक्ट्रिक्स जहां पर मेजर एक्सिस को कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, दैट इज कॉल्ड फुट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। जैसे हमारा जेड और जेड डैश, ये क्या है? फुट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। बात समझ गए? ये मैंने बात की किसकी? इलिप्स की। अगर इलिप्स में अभी मैं बात करूंगा किसकी? इसके टेंजेंट की, ठीक है? ये तो मैंने इलिप्स के इंट्रोड्यूस किया एक फॉर्म को, वैसे दूसरा फॉर्म भी देखना है। दूसरे फॉर्म में क्या करना है? बी को ए में रिप्लेस करना है। बात समझ में? और कुछ नहीं करना, ठीक है? इसेंट्रिसिटी की बात करूं मैं, अगर इसी से इसेंट्रिसिटी निकालना है, इसेंट्रिसिटी यहां से रिलेशन से निकल जाएगा। यहां से क्या निकलेगा? e² 1 - e² इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा? b² अपॉन a²।
ई स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ई की वैल्यू क्या मिल जाएगी रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एसेंट्रिसिटी निकाल, ठीक है, ये बात थी इसकी, ये थी हमारी इलिप्स की पूरी कहानी। अब मैं बात करूंगा टेंजेंट ऑफ एन इलिप्स, ठीक है, इसी के टेंजेंट की बात करूंगा इलिप्स पर, ठीक है। यही देख लेते हैं, ये इसको ये इतना समझ गए हो, इसको थोड़ा आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके देख लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे बात करता हूँ किसकी, टेंजेंट ऑफ एन इलिप्स। तीन फॉर्म में बात करूंगा टेंजेंट ऑफ एन इलिप्स की, मैं तीन फॉर्म में बात करूंगा। पहला फॉर्म क्या रहेगा हमारा, पॉइंट फॉर्म। पहला कौन सा फॉर्म रहेगा, पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म में क्या है हमारा इक्वेशन, एक्स स्क्वायर को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, एक्स एक्स वन इज इक्वल टू 0 ही तो होता है ना, ठीक है। एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई बाई वन, ध्यान देना इसका ओरिजिन जी, इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन है, ठीक है। मैंने बता दिया एच और के होंगे तब ऐसा होगा, अपना इधर उधर कर लेना, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस वाई बाई वन अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन होगी। क्लियर हो गई बात। दूसरी स्लोप फॉर्म में क्या होगी, स्लोप फॉर्म में जो c की वैल्यू, मैंने कहा कि y इज इक्वल टू mx प्लस c, कोई लाइन है, मैंने कहा ये कोई लाइन है, ये तो x1 और y1 पे टच कर रहा है, तब की बात किया, जब व्हेन टचेस x1 एंड y1 पॉइंट, तब टेंजेंट की इक्वेशन ये होगी। टेंजेंट जब x1 और y1 पे टच कर रहा है कोनिक को, तब टेंजेंट की इक्वेशन ये होगी। जब वही लाइन mx प्लस c है, मैंने कहा, और c जो है उसको इंटरसेक्ट करती है c, तो c की वैल्यू जो आती है वो आती है प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस एम रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो जो टेंजेंट की इक्वेशन हमें मिलती है वो मिलती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस, स्लोप फॉर्म में m क्या है हमारा, स्लोप है उस लाइन पर, एम एक्स प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई क्या, पॉइंट फॉर्म, स्लोप फॉर्म। चौथी बात मैं करता हूँ किसकी, पैरामेट्रिक फॉर्म। चौथी बात मैं किसकी करता हूँ, और तीसरी बात मैं किसकी करता हूँ, पैरामेट्रिक फॉर्म, टेंजेंट की इक्वेशन। पैरामेट्रिक फॉर्म की बात करूं तो पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है, पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है, इसी का जो होता है वो हम जो जहां पे वो टच करता है, कांटेक्ट जो होता है कोनिक का और उस टेंजेंट का, वो पॉइंट हमें मिलता है a cos थीटा और b sin थीटा। देखो ये जो वैल्यू होती है वो उसको सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए मैं वैल्यू ले लिया हूं। इसको आप रखोगे इक्वेशन में तो सेटिस्फाई करेगी, इसलिए मैं लिया हूं, ऐसे नहीं ले लिया हूं, ध्यान देना, ठीक है। ये अभी टाइम नहीं है, डेराइव करके दिखाता है इसको, ठीक है। तब इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, a cos थीटा b sin थीटा, हम वैल्यू रख देते हैं, x a cos थीटा x cos थीटा, a से a कैंसिल हो गया अपॉन a प्लस y sin थीटा अपॉन b इज इक्वल टू 1। ये टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाएगी पैरामेट्रिक फॉर्म। इतनी बात क्लियर, इतनी बात क्लियर हुई है। तो यहाँ हम देख लेते हैं इसका कॉन्टैक्ट पॉइंट नहीं, मैंने नहीं बताया कि उनके पॉइंट इंटरसेक्शन, वो इंटरसेक्शन बोल रहा हूँ जहाँ पे टेंजेंट टच करती है उसका पॉइंट जो होता है, तो जिसका स्लोप m है, तो वो आता है प्लस माइनस a स्क्वायर एम अपॉन रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्स एक्सिस का इंटरसेप्शन जो है, और जो वाई एक्सिस का है वो आता है माइनस प्लस बी स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी, अपॉन में क्या आता है, सी आता है, जितना इंटरसेक्ट किया। बात समझ में आ गई। ये थी हमारी पूरी कहानी इलिप्स की, ठीक है। अब बात करते हैं हाइपरबोला की, फिर कोनिक सेक्शन का थियरी खत्म करते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं इसके प्रॉब्लम्स की, पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। हाइपरबोला देखते हैं, तो बात करूंगा, अब करूंगा मैं बात हाइपरबोला की, इसकी हाइपरबोला। इलिप्स के बाद अब मेरा लास्ट जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है इसका कोनिक का, हाइपरबोला, ठीक है। हाइपरबोला की बात करने से पहले मैंने पहले ही शुरू में बता दिया, जब कोनिक की मैं इंट्रोड्यूस कर रहा था तभी बता दिया कि इसकी इसेंट्रिसिटी क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज ग्रेटर देन यूनिटी, ठीक है। मतलब, और इसका जो इक्वेशन होता है किसी भी हाइपरबोला का जो जनरल इक्वेशन होता है वो होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बात समझ रहे हो,
जो हाइपरबोला का जनरल इक्वेशन होता है वो होता है x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। जैसे इसको अगर मैं ज्योमेट्रिक फॉर्म इसका दिखाऊं, मैं अगर बोलूं ये x है, ये y एक्सिस है हमारी, बात समझ रहे हो, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो जो हमारा हाइपरबोला होता है ये ऐसे नहीं होता। बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, ये होता है हमारा। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ इसके फोकी की, इसकी फोकी जो होती है वो ये होती है इसकी फोकस, ठीक है। और ये जो इसका होता है ये वर्टेक्स होता है। वर्टेक्स क्या होता है? जहाँ पर एक्सिस को वो कोनिक क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है। मैंने इसको पॉइंट दे दिया a और 0, इसको पॉइंट दे दिया -a और 0, इसको मैंने बोला a, इसको बोला इसको बोला a, इसको बोला a'। बात समझ में, इतनी बात समझ में। मैं बात करूँ कोई फिक्स पॉइंट लेता हूँ जिसको मैं फोकी बोलता हूँ, तो ये इसकी फिक्स पॉइंट जो इसका फोकस होगा, फोकी जो होगी वो होगी यहाँ पे a और 0, सेम इसके फोकस और उसके एलिप्स के सेम ही होते हैं। इसका होगा -a और 0। बात समझ में। बात करूँगा डायरेक्ट्रिक्स की, तो किसी भी पॉइंट से क्या है यहाँ तक की डिस्टेंस, ये मैंने डायरेक्ट्रिक्स ले लिया। इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है? यहाँ से लिखेंगे तो x = -a अपॉन ही आएगा, इसका इक्वेशन लिखेंगे तो x = +a अपॉन ही आएगा। बात समझ में आई थी? तो यही डिस्टेंस होती है। बात समझ में। मैंने इसको p ले लिया, इसको q ले लिया, इसको r ले लिया, इसको p' ले लिया, इसको q' ले लिया, इसको r' ले लिया। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ये हमारा जो है सेंटर है, जिस जो ओरिजिन है 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ 0 है। अगर वो होता तो x - h का h और k यहाँ पे सेंटर ले, तो ये यहाँ x - h का होल स्क्वायर अपॉन a² - y - k का होल स्क्वायर अपॉन a और x में a इंटरसेक्ट कर रहा है, और b वाले केस में जो है हमारा क्या कर रहा है? अगर b की बात करूँ तो ये हमारा हो जा रहा है, मान लो ये हमारा -b और 0 और -b है, और ये मान लो ये हमारा क्या है 0 और b। बात समझ में। ध्यान देना, मैंने फोकी की बात की, मैंने डायरेक्ट्रिक्स की बात की। ये क्या है हमारी डायरेक्ट्रिक्स, दोनों क्या है हमारी डायरेक्ट्रिक्स। जैसे मैंने अब वहां पे क्या बात किया था, वहां पे मैंने एक बात किया था एलिप्स में मेजर एंड माइनर एक्सिस। वैसे यहां पर मैं बात करूंगा ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है। देखो ये ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होती है? पहले मैं अगर बात करूं ट्रांसवर्स एक्सिस की, तो ट्रांसवर्स एक्सिस वो होती है जो जहां पर हमारे उसकी फोकी, जहां पर हमारे उसके वर्टेक्स, तो उस एक्सिस ट्रांसफर एक्सिस में डेफिनेशन बता रहा हूं, उसके वर्टेक्स तो उस एक्सिस पर मौजूद हो, उसके साथ साथ उसकी फोकी, उसकी फोकस, उसका जो फिक्स पॉइंट है वो भी जिस एक्सिस पर मौजूद होता है वो कहलाती है हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस। ये जो केस मैं बता रहा हूँ ये a ग्रेटर देन b का केस बता रहा हूँ, यहाँ पर भी ध्यान देना। b ग्रेटर देन, अब मैं a ग्रेटर देन b का केस बता रहा हूँ, बात समझना, a ग्रेटर देन b की केस बता रहा हूँ। a तो ये एक्सिस यहाँ पर जो है, इस एक्सिस पर हमारी x एक्सिस पर क्या है, फोकी हमारी अवेलेबल है, और यहीं पे इंटरसेक्ट भी कर रहा है, तो वर्टेक्स b से हमें मिल रहा है। तो बात समझ में, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, ये जो एक्सिस हमारी कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्स एक्सिस। अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं, इसकी लेंथ क्या आती है हमारी 2a, इसकी लेंथ क्या आती है 2a। कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होती है, जहां पर उसको छोड़कर जो ये एक्सिस होते हैं, जहां पर हमारी फोकी नहीं होती है, वो हमारी क्या कहलाती है, ट्रांसवर्स एक्सिस। मैं अगर इसकी लेंथ ये हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस, ओ सॉरी कॉन्जुगेट एक्सिस कहलाती है, कॉन्जुगेट एक्सिस। तो ये हमारी जहां पर फोकी और लाई नहीं करती है वही हमारी क्या कहलाती है, कॉन्जुगेट एक्सिस। कॉन्जुगेट एक्सिस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ क्या हो जाएगी यहाँ पे 2b। बात समझ में, किस केस में, जब a ग्रेटर देन b है। अगर b ग्रेटर देन होता तो सब a की जगह b हो जाता, b की जगह a हो जाता, और कुछ ना होता। मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूँ, ध्यान देना, इसीलिए। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर फोकल कॉर्ड की, तो भाई फोकस से फोकस जाने वाली कॉर्ड क्या कहलाती है, फोकल कॉर्ड। डबल ऑर्डिनेट की, डबल ऑर्डिनेट भाई कोई 2 पॉइंट्स
मैंने कहा किसी भी उसमें परपेंडिकुलर एक्सिस के, ट्रांसफर एक्सिस के डबल ऑर्डिनेट होता है। वही डबल ऑर्डिनेट अगर फोकस से होकर जाता है परपेंडिकुलर टू द ट्रांसफर एक्सिस तो वो लेटेस्ट रेक्टम कहलाता है। तो क्या कहलाता है? लेटेस्ट रेक्टम कहलाता है। यहाँ पर भी लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ आती है वो आती है 2b स्क्वायर अपॉन ए, 2b स्क्वायर अपॉन ए। अगर मैं इसको सीधे लिखना चाहूं तो ये हो जाता है हमारा कॉन्जुगेट एक्सिस का होल स्क्वायर अपॉन ट्रांसवर्स एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस का होल स्क्वायर अपॉन ट्रांसफर एक्सिस। ये हमारी क्या आती है? लेटेस्ट रेक्टम। अगर मैं इसको खोलना चाहूँ तो यहाँ से जो मैं रिलेशन मैंने नहीं बताया ए और बी में, जब ए ग्रेटर देन बी होगा तब होगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि सिंप्लिसिटी क्या है? 1 से बड़ी है। ए स्क्वायर वहाँ पे 1 माइनस ए स्क्वायर था, यहाँ ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 2a स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए से ए काट दिया मैंने, बचा क्या? 2a स्क्वायर माइनस 1। बात समझ गई? ये थी लेटर, ये थी मैं इसकी जनरल कहानी, इसकी अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर दूं यहाँ फोकस होगी, डायरेक्ट्रिक्स होगी, इसकी इक्वेशन होगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लूँ मैं थोड़ा। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करता हूँ कि अगर मैं बोलूँ करूँगा वो, अगर मैं थोड़ी सी एक बात करूँ फोकल प्रॉपर्टी पे, तो ध्यान देना फोकल प्रॉपर्टी क्या बोलती है? वो बोलती है मैंने कोई पॉइंट अगर हाइपरबोला पे, कोनिक पर हाइपरबोला के अगर मैंने कहा उस पर कोई पॉइंट P ले लिया जिसका एक्स वाई है किसका होगा, तो ध्यान देना उसकी जो वैल्यू होती है P S मतलब ये मैंने कहा कोई पॉइंट S ले लिया मैंने इस पर, तो एच पी माइनस एच पी डैश मॉड में इज इक्वल टू होता है 2a। बात समझ में आई? एच पी इज इक्वल टू में क्या मिलता है? ई एक्स माइनस ए, और एस पी डैश इक्वल टू मिलता है ई एक्स प्लस ए और ई एक्स माइनस। बात समझ में? यस, कोई पॉइंट एस ले लिया इसी को प्लस करते थे तो वही बाई 2b हमें मिलता है। बात इतनी क्लियर हुई ना? ये था। एक होता है कॉन्जुगेट हाइपरबोला, मैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होता है? कॉन्जुगेट हाइपरबोला, ध्यान मगर कॉन्जुगेट हाइपरबोला की बात करूं, कॉन्जुगेट हाइपरबोला वो होता है जब मैं किसी ट्रांसफर एक्सिस, जैसे मैंने इस इक्वेशन को लिखा, इस इक्वेशन में से मैं ट्रांसफर एक्सिस को मैं क्या करता हूँ, उसके साइन कॉन्जुगेट एक्सिस बना देता हूँ, कॉन्जुगेट को ट्रांसफर बना देता हूँ। मतलब इसका साइन अगर जैसे ये प्लस है ये माइनस है, इसको मैं अगर चेंज करना चाहूँ तो ये हो जाएगा। अगर मैं इसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला में निकालना चाहूँ क्या आ जाएगा हमारा? माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये कॉन्जुगेट है। तो ये है और ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला। बात समझ में आई? इतनी बात क्लियर हुई क्या? ये हाइपरबोला की कहानी। अब मैं बात करूंगा किसकी? टेंजेंट ऑफ द हाइपरबोला। अब किसकी बात करूंगा? टेंजेंट ऑफ द हाइपरबोला। अगर मैं टेंजेंट की बात करूं, इसको वीडियो पॉज करके आप देख लेना, मैं टेंजेंट की बात करता हूं। यहीं पे कोई भी पॉइंट मैंने कहा इस पे ले लिया जो x1 और y1 है, पॉइंट फॉर्म की पहले मैं बात करूंगा किसकी? पॉइंट फॉर्म की। इसको पॉज करके आप देखना, मैं यहीं पे दिखाता हूँ आपको टेंजेंट। ठीक है, यहाँ पे देखो, मैं यहीं पे बात करूंगा किसकी? टेंजेंट की, हाइपरबोला। देखो मैंने कहा कोई पॉइंट, पहले मैं बात करूंगा किसकी? पॉइंट फॉर्म। इसकी बात करूंगा पॉइंट फॉर्म की। मैंने कहा x1 y1 है, उसी पॉइंट पर मैंने कोई टेंजेंट खींच दी तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर को x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये टेंजेंट की इक्वेशन t इक्वल टू 0 तुम्हें पता है। बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो। दूसरी फॉर्म जो हम देखते हैं स्लोप फॉर्म। कौन सी फॉर्म देखते हैं? स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म में क्या होता है? y इक्वल टू mx प्लस सी दे दिया, m जहाँ पे स्लोप है, c हमारा जो c इंटरसेप्ट जो होता है c इक्वल टू आता है प्लस माइनस रूट a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। वहाँ पे प्लस b स्क्वायर था, यहाँ माइनस b स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो हमारी जो टेंजेंट की इक्वेशन आती है y इक्वल टू mx प्लस रूट a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आती है टेंजेंट की इक्वेशन। बात समझ में? ये क्या आती है? टेंजेंट की इक्वेशन। किसके? स्लोप फॉर्म में। पैरामीट्रिक फॉर्म की बात करूं अगर मैं, यहीं पे देखो
पैरामीट्रिक फॉर्म की बात करूं अगर मैं पैरामीट्रिक फॉर्म की बात करूं तो मैंने वहां पे ए cos थीटा ए sin थीटा लिया था, यहाँ पे मैं करता हूँ sec a sec थीटा और a sec a tan थीटा लेता हूँ, ठीक है, b tan थीटा लेता हूँ। तो यहाँ पे जो मेरे पैरामीट्रिक फॉर्म में, क्योंकि a sec थीटा और b tan थीटा हम इसको क्या करते हैं सेटिस्फाई करेंगे, वैल्यू पुट करके देख लो, ठीक है। तो ये जो अगर मैं इसमें पुट करता हूँ तो यहाँ हमें वैल्यू मिलती है x sec थीटा अपॉन a माइनस y tan थीटा, थीटा पैरामीटर है, ध्यान देना, थीटा पैरामीटर है, y tan थीटा अपॉन b इज इक्वल टू 1। अगर मैं इनके कोऑर्डिनेट की पैरामीट्रिक फॉर्म में बात करूं कि जो जहां पे टच कर रहे हैं, जो टेंजेंट हमारी बन रही है, स्ट्रेट लाइन है, थीटा पैरामीटर है, उसके कोऑर्डिनेट की बात करूं, स्लोप में फॉर्म में भी नहीं बताया, तो वो होता है हमारा यहाँ पे x इज इक्वल टू मुझे मिलता है a cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन 2 अपॉन cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन 2, x की जो वैल्यू मिलती है इसमें पैरामीट्रिक फॉर्म में, और जो y की वैल्यू मिलती है वो मुझे मिलती है b tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन 2, ठीक है। स्लोप फॉर्म में जहाँ से कॉन्टैक्ट होता है क्या मिलता है, वो मिलता है x की जो वैल्यू मिलती है मुझे मिलती है प्लस माइनस a स्क्वायर m अपॉन रूट a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो उसकी वैल्यू मिलती है वो मिलती है प्लस माइनस b स्क्वायर, यहाँ माइनस प्लस नहीं है, सेम वो है, रूट a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। पैरामीट्रिक फॉर्म, तीनों फॉर्म में मैंने बता दिया, टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, बात समझ गए। ये था हमारा हाइपरबोला की कहानी। मैंने कोनिक सेक्शन में तीनों चीजें कवर की। पहले मैंने क्या पढ़ा है, पैराबोला, उसके टेंजेंट जो हमारे सिलेबस में। कोनिक क्या है, कोनिक है, कोनिक का इक्वेशन है, कोनिक इक्वेशन के बाद क्या है उसका जो है टेंजेंट क्या है हमारे जेईई मेंस के सिलेबस। तो अभी हम इतना ही पढ़े, ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इधर हाइपरबोला भी खत्म हुआ, मतलब कोनिक सेक्शन पूरी तरीके से खत्म हुआ, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की पूरी थियरी कंप्लीट होती है। अब मैं बात करूँगा किससे, इसके प्रॉब्लम्स का। बीच बीच में आपको मैं जैसे कभी कभी ऑक्सिलरी सर्कल वर्कल आएगा जो, तो बीच बीच में बताता हूँ, ठीक है। अब मैं थियरी पूरी कंप्लीट कर चुका हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। अब मैं बात करूँगा इसके प्रॉब्लम्स पर जेईई मेंस के, जो बात करूँगा मैं नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो ये लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है। बाय, दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, थैंक यू।